आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हम बात करें एहतसाब का अमल, उसका जिक्र की इकॉनमी के बारे में, वो जरा मुलाहिजा कीजिए। हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके हमें इकॉनमी मिली। ये पाकिस्तान की तारीख का डॉलर टर्म्स सबसे बड़ा डेफिसिट था 20 अरब डॉलर का। पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करता हूं अपने मुल्क के लिए। मैं कहा कि जनाब हमारे पास रिजर्व नहीं है, हमारी मदद करें। देखिए स्पीकर साहब, मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा फंड रेजर हूँ। 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। मुझे कभी शर्म नहीं आई पैसे इकट्ठे करते हुए, जब मैं पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करता हूँ अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, शौकत खानम के लिए। लेकिन स्पीकर साहब, जो मुझे शर्म आई जब हम दूसरे लोगों से जाके अपने मुल्क के लिए पैसे मांगे। मेरे साथ लोग, मेरे साथ टीम थी, शाहजी मेरे साथ थे, असद मेरे और भी उनसे बहुत बातें की। ख्वाजा से भी ठीक ठाक पॉइंट रेज किए, बिलावल साहब ने बहुत से पॉइंट रेज किए। क्या कहा उन्होंने, वो मुलाहिजा करिए। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि जब मैं वाशिंगटन तो मेरा खर्च नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के अखराजात का मुआवजा कर लें। यूएनओ में आसिफ जरदारी ने 13 लाख डॉलर, नवाज शरीफ ने 11 लाख, शाहिद खकान ने 7 लाख और मैंने 1,62,000 डॉलर खर्च किए। क्या मखरूज मुल्क को इतने अखराजात करने चाहिए थे? 30 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। बराह रास्त सरमायाकारी 1 अरब डॉलर से दुगनी होकर 2.1 डॉलर हो गई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में 3% इजाफा हुआ है। हमारी रेटिंग B3 में चली गई है। वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात कम कर दिए हैं। वज़ीर आज़म हाउस का स्टाफ 534 से कम करके आधा कर दिया है। खर्चे कम करने से प्राइमरी खसारा खत्म हो गया है। स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया। 6,000 अरब रुपए कर्ज था, वो भी खत्म कर दिया है। अब तक हम 5,000 अरब रुपए कर्ज वापस कर चुके हैं। पिछली हुकूमतों ने जो लिए थे वो वापस किए हैं। ये भी कहा उन्होंने कि पाक फौज ने भी अपने अखराजात कम किए हैं। एहसास प्रोग्राम अवाम को गुर्बत से निकालने का प्रोग्राम है। कोरोना से पहले 17% टैक्स ग्रोथ थी, अब तक हम 5,000 अरब रुपए कर्जे वापस कर चुके हैं। सियाहत का शोबा खोलने से मुतालिक सोच रहे हैं। ज़राअत के शोबे के लिए 50 अरब रुपए रखे हैं। खाद की कीमतों में सब्सिडी दी है। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों में रिकॉर्ड वक्त में फंड तकसीम किए गए हैं। कोई नहीं कह सकता कि एहसास प्रोग्राम में सियासी मुदाखलत है। अब तक हुकूमत 200 पनागाहें बना चुकी। ये उन्होंने बहुत सारी बातें की। तो असल हकाइक क्या है? ऑपोजिशन इन अदादो शुमार को मानने को तैयार नहीं है। तो असल हकाइक हैं क्या? असल में इसके लिए बात करते हैं माहिर मुआशिर इक़्तिसादी उमूर डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, कुछ मैंने रेज़ किए जो इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर रेज़ किए। आप एग्री करते हैं कि कुछ ऐसा ही हुआ है और वाकई इकॉनमी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है? देखिए मुज़्ज़र साहब, एक मईशत का बुनियादी असूल ये है कि आम आदमी को मईशत समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगर यहाँ बैठ के कहूँ कि मईशत बहुत ज़बरदस्त जा रही है, 22 करोड़ पाकिस्तानी को किसी इकोनॉमिस्ट की या किसी वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं है कि उनको बताएं कि मईशत किस सिमत में जा रही है। कोई पाकिस्तानी जो बिजली का बिल देता है, जो गैस का बिल देता है, जो बाज़ार से गोश्त ख़रीदता है, बाज़ार से सब्ज़ी ख़रीदता है, उसको पता चल जाता है कि उसकी क़ुव्वत ख़रीद का क्या हाल है। उसको पता चल जाता है कि उसके महल्ले में कितने लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। वो जानता है कि मईशत का हाल बुरा हो रहा है या बेहतर हो रहा है। तो ये ना मैं समझा सकता हूँ और ना वज़ीर आज़म की कोई बात सुनने को तैयार होगा मईशत के हवाले से। अब आपने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने मखसूस, मैंने गिने कोई 7 या 8 स्पेसिफिक किस्म के माशी इशारे इस्तेमाल किए और उनका जिक्र किया अपनी तकरीर में। इसमें कोई शक नहीं मुर्तज़ा साहब के, उनमें से 2 जो हैं वो हकाइक हैं
वो हकीकत है। एक उसमें से करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसमें कोई शक नहीं कि 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा पीटीआई की हुकूमत के विरसे में आया था और पिछले 22-23 महीनों में वो 20 अरब से गिर के 3 अरब पे पहुंच गया है। ये वाकई सही बात है। दूसरी चीज है जो एहसास प्रोग्राम का जिक्र किया जाता है, वो वाकई में तारीखी अमाउंट मुख्तस की गई थी 180 अरब रुपए की पिछले साल, और इस बजट में वो बढ़ा के 200 अरब कर दी गई है। तो ये 2 इशारे तो पक्के हैं। बाकी जितने जिक्र आपने किए कर्जा जात के हवाले से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो सारे अफसाने हैं। शायद माशी टीम ने हमारे वजीर आजम को सही तरह ब्रीफ नहीं किया। अब आप देखिए, जब कर्जा जात की बात आती है, हमारे वज़रा कुछ अरसे से ये कह रहे हैं कि 5000 अरब के कर्जा जात हमने वापस कर दिए। अगर आपने वाकई में वापस कर दिए तो फिर तो ये सिंपल एक हिसाब बनता है, एक मैथ का सवाल बनता है। पीटीआई की हुकूमत जब आई थी अगस्त 2018 में, तो उस वक्त हमारे कौमी कर्जा जात थे 30,000 अरब। अगर 5,000 अरब वापस कर दिए तो फिर आज 25,000 अरब होने चाहिए, लेकिन स्टेट बैंक ये कहता है कि वो आज 42,000 अरब है, यानी कि 30,000 से बढ़ के 42,000 अरब पहुंच गए हैं। तो जो नेट इजाफी कर्जे लिए हैं पीटीआई की हुकूमत ने, वो तकरीबन 12,000 अरब हैं पिछले 22 से 23 महीनों में। और अगर आप रोजाना का हिसाब लगा लें तो पीपल्स पार्टी औसतन रोज का 5,000 अरब लिया करती थी इजाफी कर्जा। फिर पीएमएलएन आई, हम रोते रहे, पीएमएलएन 8,000 अरब लिया करती थी, और अब जो रिकॉर्ड टूटा है वो 18,000 अरब रुपया और रोजाना का इजाफी कर्जा लिया गया है पिछले 22 से 23 महीने में पीटीआई की हुकूमत के दौरान। तो सर्कुलर डेट का भी जिक्र किया वजीर आजम साहब ने। वजीर आजम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बताया कि अगस्त 2018 में सर्कुलर डेट तकरीबन 1200 अरब का था, लेकिन ये नहीं बताया कि आज वो गर्दिशी कर्जा बढ़ के 2,000 अरब पे पहुंच गया है, यानी कि 800 अरब रुपए का इजाफी गर्दिशी कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा है पिछले 22 से 23 महीनों में। तो 2 चीजें हकीकत से बिल्कुल फैक्ट्स हैं, लेकिन बाकी अफसाने सुनाए गए हैं वजीर आजम साहब को। और जो आम आदमी है मुर्तज़ा साहब, आम आदमी के जितनी बातें मैंने अभी की हैं वो सब बेकार है। आम आदमी देखता है कि महंगाई कितनी हो रही है, उसकी जेब से कितने रुपए जाते हैं गोश्त के लिए, सब्जी के लिए, बिजली के बिल के लिए, और आम आदमी देखता है कि बेरोजगारी कितनी हो रही है। पिछले साल भर में तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ इजाफी पाकिस्तानी बेरोजगार हुए हैं। और अब जो अगले वक्त आने चला है, अब आप देखिए कि हमारे बजट में हुकूमत ने ये कहा कि 2.1% से जीडीपी ग्रो करेगी। आईएमएफ ने कल कह दिया नहीं भाई 1% से करेगी। इसका मतलब तो ये नहीं था कि आईएमएफ ने हमारा बनाया हुआ बजट रिजेक्ट कर दिया है। तो अगले साल जो होने चला है, जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, वो है तकरीबन 2.1%। अब अगर हमारी मईशत सिर्फ 1% बढ़ेगी, इसका मतलब है कि मजीद बेरोजगारी बढ़ेगी। हमें 13 से 14 लाख इजाफी नौकरियां क्रिएट करनी है इस मुल्क के अंदर, और यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि कोई 1 करोड़ से जायद मजीद पाकिस्तानी बेरोजगार हो जाएंगे, कोई 2 से 2.5 करोड़ इजाफी पाकिस्तानी शरह गुर्बत से गिर जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने तकरीर में सुना उन्होंने 2 चीज़ों के ऊपर, 2 इशारियों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया कि हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी सीड टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर उन्होंने चाइना का जिक्र किया कि हम उनसे बहुत बात कर रहे हैं, उनसे टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने एहसास प्रोग्राम की बात की। ज़रा दोनों को अलग अलग ज़रा खंगालिएगा कि वाकई हम उसकी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, और एहसास प्रोग्राम जिस कोर ये रखा गया है कि इससे जो गरीब और अमीर का फ़र्क है वो कम होगा, मिट तो नहीं सकता है, वो कम होगा, गुर्बत में कमी आएगी। क्या एहसास प्रोग्राम की वजह से गुर्बत में कमी मुतवक्के है, और क्या वाकई ज़राअत के शोबे के ऊपर फोकस ज़्यादा किया जा रहा है, काम हो रहा है? मुझे साहब, एहसास प्रोग्राम जो पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुआ करता था,
बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये निशानदेही करता है बहुत ही गरीब तरीन घरानों की और फिर कोशिश करता है कि उनको जिंदा रखा जा सके। इसका ऑब्जेक्टिव, इसका गोल कतई ये नहीं है कि अमीर और गरीब में फर्क खत्म कर दिया जाए। ये प्रोग्राम ये काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पाकिस्तान से गुर्बत खत्म कर दी जाए। इसका सिर्फ गोल ये है कि वो गरीब घराने जो गुर्बत की शरह से बहुत ही नीचे रहते हैं उनको जिंदा रखा जा सके, उनको सस्टेनेबल किस्म की इनकम दी जा सके। ये असल ग्रोथ जो है, अगर आपने किसी को गुर्बत से बाहर निकालना है, अगर पाकिस्तानी जो गुर्बत में पड़े हैं उनको बाहर निकालना है, तो फिर हमें फैक्ट्रियां लगानी है। फिर ये एहसास प्रोग्राम का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमें फैक्ट्रियां लगानी है, हमें नई नौकरियां क्रिएट करनी है, फिर जाके गुर्बत जो है वो दूर होना शुरू होगी। यहाँ पे वो काम नहीं हो रहा। यहाँ पे फैक्ट्रियां बंद हुई हैं पिछले साल भर में, तो यहाँ पे मजीद लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर है। कभी भी एहसास प्रोग्राम ने खुद से भी ये क्लेम नहीं किया कि वो गरीब और अमीर का फर्क दूर करने के लिए बैठा है। वो तो एक आपको 12,000 रुपया 3 या 4 महीने के अरसे के ऊपर मिल जाएगा। उससे सिर्फ आप अल्लाह करे कि वो गरीब तरीन खानदान जो है वो जिंदा रह पाएंगे। इनकी रिसर्च अच्छी है, इन्होंने निशानदेही गरीब खानदानों की बहुत उम्दा तरीके से की है, आलमी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक की है, और आलमी इदारे जो हैं वो उसको सपोर्ट भी करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन इसके मकासद वो नहीं है जो आपने कहे। ठीक, इसमें सर एक और चीज़ को ऐड कर लीजिएगा कि हम इसमें जो एक्सपोर्ट की बात की वज़ीर आज़म साहब ने कि कोरोना जब वायरस का अटैक होता है, ये मार्च से लेकर अब तक, फरवरी में पहला केसेस आया, आप अप्रैल तक ले लें, मार्च से ले लें, मार्च से पहले हमारी एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। वाकई हुआ इजाफा? देखिए, कोरोना इस माली साल में इसका 3 या 4 महीने का रोल है। ठीक है। और जो माली साल गुजर रहा है इसमें 8 से 9 महीने ऐसे हैं जिसका कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक। हमारी मईशत जो है, स्पेशली जीडीपी ग्रोथ के हवाले से, वो पहले ही गोता खा चुकी थी, वो पहले ही डाइव कर चुकी थी। कोई 5.5% जो छोड़ के गए थे, ये 1.9 पे पहुंच गई। और फिर ये माली साल जो गुजर रहा है इसमें हुकूमत खुद से ये कह रही है कि मनफी में चली गई है। अब मनफी में इकोनॉमिस्ट तो कह सकता है, लेकिन इसकी अगर आपने इंपॉर्टेंस देखनी है तो 1952 में मुझे एक साल नजर आया जिसमें पाकिस्तान की मईशत जो है वो मनफी में गई थी। यानी कि 68 साल का रिकॉर्ड टूटा है। ये आपकी और मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ कि हमारी मईशत मनफी में चली जाए। तो बहुत ही तारीखी मामला है, इस पे बहुत ही गौर व खौस करने वाला मामला है कि 68 साल में पहली दफा अगर आपकी मईशत मनफी पे गई है तो आम आदमी बेरोजगारी के हवाले से उसके ऊपर क्या असर होगा, आम आदमी की गुर्बत के हवाले से उसके ऊपर क्या असर होगा। तो बड़े ही संगीन हालात हैं, इसमें कोई भी पॉजिटिव चीज इस वक्त नजर नहीं आ रही। अच्छा सर, एक और सवाल ये उठता है, ये एक पॉइंट उठाया जाता है कि एहसास प्रोग्राम जो है वो वाकई पॉजिटिव है, बड़ा अच्छा है, इम्पैक्ट हो सकता है उसका। क्या उससे मिलने वाला जो स्टैट है, क्या उससे हम रोज़गार के मौके दे सकते हैं उन लोगों को, या उनको स्किल्स दे सकते हैं आगे जाते हुए वक्तों के साथ, कि उनके घरों में से कोई स्किल्ड वर्कर तैयार किए जाएं, या उनको ट्रेनिंग दी जाए, या उनको किसी जगह पर, चाहे ये 1 करोड़ घर बनाने का मंसूबा है या किसी और जगह पर, उनको डायरेक्टली नौकरियां दी जाएं ताकि वो अपने घर को सपोर्ट कर सके। क्या उन स्टैट्स का ये फ़ायदा हो सकता है? ऐसा कोई फायदा होने वाला नहीं है, और ऐसा कोई फायदा हासिल करना इस वक्त एहसास प्रोग्राम का गोल भी नहीं है। जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं उसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं टारगेटेड एड। यानी कि आप किसी को इस शर्त पे वो 12,000 रुपए देंगे कि वो अपने बच्चे को स्कूल में भेजे, या अपने बच्चे को किसी वोकेशनल इंस्टीट्यूट में कुछ सिखाने के लिए कोई चीज भेज दे, उसको कंडीशनल एड कहा जाती है। वो नेक्स्ट फेज है। वो अभी जो फेज हमारा चल रहा है पॉवर्टी लिविएशन के हवाले से, उसमें ये अनकंडीशनल ग्रांट्स हैं। हम कोई शर्त लगाए बगैर
ये इमदाद करते हैं गरीब खानदानों की। जो आप जो बात कर रहे हैं वो होपफुली उम्मीद है कि नेक्स्ट फेज जो शुरू होगा उसमें हम एक कंडीशन लगा पाएंगे कि भाई अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो फिर आपको ये मदद मिलेगी। अभी ऐसी कोई बात नहीं हो रही। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।